आज जब भी आपको किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो आप बैंक न जाकर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और कुछ सेकंड्स में ही पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटकर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है आपने यूपीआई के थ्रू प्रॉब्लम फेस की हो, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए बैंक में जाते हैं और हो सकता हो आपने बैंक में सुना हो यूपीआई का इस्तेमाल मत कीजिए। क्यों? यूपीआई को पूरी तरीके से इंडिया में बनाया गया है, फिर भी इंडियन बैंक्स यूपीआई को हेट करती हैं। ऐसा क्यों है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके लिए आप इन टाइमलाइंस को देख सकते हैं। Possible because of the UPI system. यूपीआई और फ्रांस की पेमेंट सेटलमेंट कंपनी के साथ आज एमओयू हुआ है। अब जेब नहीं कटेगी क्योंकि यूपीआई चलेगा। बटवे की जगह मोबाइल निकालो, लेन देन की नई आदत डालो। तो अप्रैल 2009 में सभी ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने के लिए आरबीआई फॉर्म करती है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रुपे, आईएमपीएस और एनएफ जैसी पेमेंट सिस्टम को बनाया है। तो 2011 में आरबीआई ऑब्जर्व करती है कि पर इंडिविजुअल सिटीजन एक साल में सिर्फ 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस करता है, यानी पर इंडिविजुअल सिटीजन एक साल में किसी को पैसा भेजने के लिए या पैसा लेने के लिए बैंक्स का इस्तेमाल सिर्फ 6 बार करता है। इतना ही नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रिटेलर्स ही कार्ड बेस्ड पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे थे और उस टाइम पे बैंक्स एक दूसरे से कंपटीशन करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे बैंक के पास पहुंचे। इसी वजह से किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड सिर्फ उस बैंक के एटीएम पर ही यूज किया जा सकता था। यानी अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो आप सिर्फ एसबीआई के एटीएम पर ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं अमेरिका की 2 कंपनीज, वीजा और मास्टर कार्ड। ये दोनों ही कंपनीज बैंक्स के साथ एक टाई अप करती हैं जिससे एक बैंक की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे बैंक के पास ना पहुंच सके, जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक के एटीएम को इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों ही कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड पर ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 5% तक चार्ज लेती थी। इवन 2011 तक भारत में रह रहे 14.5 करोड़ इंडियंस ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सके, इसलिए एनपीसीआई लॉन्च करती है इंडिया का खुद का रुपे कार्ड, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सके। और इस कार्ड की खास बात ये थी कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता था और इसके साथ ही ये खुद का इंडिया का कार्ड था। लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे लोग बहुत ही कम बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते थे क्योंकि उस टाइम पे बैंक्स के थ्रू पैसे भेजना एक बहुत ही टफ टास्क था, इसलिए लोग कैश पेमेंट्स करना ज्यादा पसंद करते थे। आरबीआई को बहुत ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करने पड़ते थे, जिसकी वजह से प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। आपको जानकर शौक लगेगा, इन पेपर नोट्स को प्रिंट करने के लिए हर साल 2.7 लाख करोड़ का खर्च आता है, जो टोटल जीडीपी का 2% है। ब्लैक मनी और करप्शन, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 2012 में आरबीआई एक विजन स्टेटमेंट जारी करती है और ये कमिटमेंट करती है कि वो 4 सालों के अंदर एक सेफ, एफिशिएंट, इजीली एक्सेसिबल और एक ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम को लाएगी। और फाइनली 11 अप्रैल 2016 में आरबीआई लॉन्च करती है एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। यूपीआई को भी उसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जिसने रुपे और आईएमपीएस जैसे सिस्टम्स को बनाया है। 2016 में जब यूपीआई को लॉन्च किया गया था तब सिर्फ 21 बैंक ही यूपीआई का इस्तेमाल करती थी और इसी के साथ इंडिया ने कदम बढ़ाया डिजिटल इंडिया की तरफ। यूपीआई की सक्सेस में डिमोनेटाइजेशन, जियो के कारण सस्ता इंटरनेट और पैंडेमिक ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। 2016 से लेकर 2020 तक बहुत ही कम लोग यूपीआई के बारे में जानते थे और बहुत ही कम यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी होते थे। इस टेबल को देखिए, 2016 से लेकर 2019 तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन 2020 में कोविड-19 आने के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शंस में एक बूम देखने को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 18,000 मिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू थी 33 लाख करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2021 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 2020 के मुकाबले 81% की ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी 2021 में टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं 38,000 मिलियन और इनकी वैल्यू थी 71 लाख करोड़। आपको जानकर हैरानी होगी, आज हम एक सेकंड में 10,000 यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी पूरी महीने में 22 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं। नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस और उनकी वैल्यू 2020 के बाद से ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे 2020 में सितंबर के महीने में 678 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू थी 11.16 लाख करोड़। वहीं अक्टूबर के महीने में 730 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए थे जिनकी वैल्यू थी 12.11 लाख करोड़। अब यूपीआई को हर एक इंडियन तक पहुंचाने के लिए आरबीआई ने थर्ड पार्टी एप्स को भी यूपीआई का इस्तेमाल करने का ऑप्शन दे रखा है। मान लो ये हाथ किसी का बैंक अकाउंट है और ये सुई आपका पैसा, पेटीएम करो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। अब कोई भी थर्ड पार्टी ऐप कैशबैक और रिवॉर्ड के नाम पर मार्केट में मोनोपोली क्रिएट न कर सके, इसलिए आरबीआई ने एक लिमिट रखी है कि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के पास
30% से ज्यादा यूपीआई यूजर्स नहीं होने चाहिए। इसी वजह से मार्केट में अलग अलग यूपीआई की थर्ड पार्टी एप्स हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजॉन पे और व्हाट्सएप पे। आज सिर्फ इंडिया नहीं, यूएसए से लेकर रसिया तक हर कंट्रीज में यूपीआई की चर्चा हो रही है। यूपीआई का इंटरफेस दो तरीके से ट्रांजैक्शन करता है। पहला, इंटरबैंक P2P यानी पीयर टू पीयर, यानी जब हम इंडिविजुअली किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। और दूसरा P2M यानी पीयर टू कंज्यूमर, यानी जब हम किसी दुकानदार को पैसे ट्रांसफर करते हैं। 4340 अंकल यूपीआई कैश ओनली। सही बोल रहे थे, गलत दुकान। यानी दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन में जरूरत पड़ती है बैंक की। जब भी हमें यूपीआई के थ्रू किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है एनपीसीआई के पास। इसके बाद एनपीसीआई सेंडर्स के बैंक अकाउंट के बारे में पता करता है। इसके बाद रिसीवर्स के बैंक अकाउंट के बारे में पता किया जाता है। तो ऐसे यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सेंडर और रिसीवर दोनों के बैंक अकाउंट किसी भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर होने चाहिए। तो अब तक तुमने ये डिस्कस किया है आखिर हमें यूपीआई की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे यूपीआई हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बैंक यूपीआई को हेट क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, जो भी यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं उसका कुछ चार्ज आता है, उसका कुछ खर्च आता है। तो ये खर्च कौन उठाता है? बस यही रीजन है, एनपीसीआई, बैंक और थर्ड पार्टी एप्स, इन तीनों को ही खर्च उठाना पड़ता है यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन पर। तो बात अब ये आती है, आखिर बैंक्स यूपीआई के थ्रू होने वाले ट्रांजेक्शन पर चार्ज क्यों नहीं ले रही हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये पहले ही कह चुकी है कि यूपीआई के थ्रू होने वाले ट्रांजेक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी ये पब्लिक के लिए फ्री रखा जाएगा। इसी वजह से यूपीआई का पूरा खर्च एनपीसीआई, बैंक्स और थर्ड पार्टी एप्स को उठाना पड़ता है। ऑन एन एवरेज 800 रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। इसी वजह से बैंक्स यूपीआई को हेट करती हैं। अब अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कैसे यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स के मामले में ग्लोबली स्विफ्ट कोड जैसे पेमेंट सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है, या शायद कर भी रहा है। और इसके साथ ही दुनिया में एक ही ऐसी कंट्री है जिसे यूपीआई से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अमेरिका। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज की डेट में जब भी हमें किसी दूसरे कंट्री में पैसे भेजने होते हैं तो जनरली हम लोग स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं और इस स्विफ्ट सिस्टम को कंट्रोल करती है अमेरिका की सेंट्रल बैंक। आज की डेट में ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड स्विफ्ट के थ्रू होते हैं। तो जब भी अमेरिका की किसी भी कंट्री से तू में होती है तो अमेरिका उस कंट्री को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देता है। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर के केस में यूएसए रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री उसके साथ ट्रेड नहीं करती है, जिसकी वजह से रसिया की इकोनॉमी डाउन चली जाती है और उसे ट्रेड करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज स्विफ्ट सिस्टम के जरिए हर रोज 30 मिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं और इंटरनेशनल बैंक्स हर ट्रांजैक्शन के लिए $25 से $26 तक चार्ज करती हैं। लेकिन यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इसीलिए यूपीआई को स्विफ्ट का एक बहुत ही अच्छा रिप्लेस माना जा रहा है। इसके साथ ही स्विफ्ट के मुकाबले यूपीआई फास्ट और यूजर फ्रेंडली भी है। एक तरफ जहाँ स्विफ्ट से पैसे भेजने के लिए 2 से 5 दिन का समय लगता है, वहीं दूसरी तरफ यूपीआई से पैसे भेजने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का समय लगता है। इसलिए हो सकता है यूपीआई स्विफ्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे। इवन इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भूटान यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाली पहली ऐसी कंट्री बन गई है। कुछ और कंट्रीज जैसे सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, नेपाल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, ओमान और यूरोप में कुछ कंट्रीज जैसे नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये कुछ कंट्रीज हैं जो यूपीआई को एक्सेप्ट करने लगी हैं। यानी जब भी आप इन कंट्रीज में घूमने जाएंगे तो आप यूपीआई की मदद से आसानी से सामान खरीद सकेंगे। हो सकता है आगे आने वाले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट्स में यूपीआई देखने को मिल सकता है। अभी भी एक क्वेश्चन आता है, क्या चाइना में यूपीआई जैसी कोई टेक्नोलॉजी है? तो हाँ, चाइना में यूपीआई की तरह ही यूनियन पे है और इसे कंट्रोल करती है चाइना की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। बस दिक्कत एक ही है, चाइना के यूनियन पे को ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि चाइना के ऐसे काम ही है। उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ लैंड डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं और इसके साथ ही दुनिया में कोई भी कंट्री चाइना पर ट्रस्ट नहीं करती है। लेकिन इंडिया के केस में सारी कंट्रीज उस पर ट्रस्ट करती हैं। इसकी वजह से हो सकता है आगे आने वाले समय में यूपीआई ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाए। वैसे आप इंडिया की इस टेक्नोलॉजी से कितना खुश है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।